सभी साथियों को पहले मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विभाजन। कल पढ़ाया था, कल की क्लास में उससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट, संसाधन एवं विकास। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि नई नई वीडियो आपके लिए मिलती रहे। आज पढ़ेंगे हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विभाजन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विभाजन। देखिए दोस्तों, नंबर 1 स्वामित्व के आधार पर नंबर फर्स्ट है। एक प्रकार से ये विभाजन हुआ। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन स्वामित्व के आधार पर आता है। नवीकरणीय संसाधन कौन को किस नवीकरणीय संसाधन नवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनका फिर से निर्माण किया जा सकता है, जैसे पानी, जल, वायु और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। इनको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनका फिर से निर्माण किया जाता है, यानी कि दोबारा से निर्माण किया जाता है, उनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन जैसे उदाहरण पानी, जल, वायु और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, ये होते हैं नवीकरणीय संसाधन। दूसरा देखिए, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं? देखिए, अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद निर्माण नहीं किया जा सकता तथा इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। उदाहरण के जीवाश्म ईंधन का निर्माण एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। समाप्त हो जाने के बाद किसी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा इनका निर्माण नहीं किया जा सकता, जैसे पेट्रोल और कोयला। पेट्रोल और कोयला एक बार यदि पेट्रोल जल गया या कोयला जल गया तो इसका निर्माण वापस से हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो जल के तो धुआं हो जाता है, जल जाता है। जैसी किसी कोई चीज़ जल जाती है तो उसको वापस से उसमें से ला सकते हैं, क्या धुएं से नहीं ला सकते। इसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद निर्माण नहीं किया जा सकता तथा इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। उदाहरण जीवाश्म ईंधन का निर्माण एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। समाप्त हो जाने के बाद किसी भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा इनका निर्माण नहीं किया जा सकता, जैसे पेट्रोल, कोयला, ईंधन इत्यादि। ये समझ में आ गया? नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ में। ये होता है स्वामित्व के आधार पर। देख लीजिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विभाजन दो प्रकार से होता है। ये दो प्रकार से होता है संसाधनों का स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विभाजन। ये उदाहरण लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट संसाधन की ओर। देखिए दोस्त,
स्वामित्वता के आधार पर संसाधनों का विभाजन। स्वामित्वता के आधार पर संसाधनों का विभाजन चार प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? चार प्रकार से। अब तक प्रत्यार है दो विभाजन से। अब स्वामित्वता के आधार पर होता है संसाधनों का विभाजन चार प्रकार से। पहला विभाजन देखेंगे फर्स्ट में। पहला विभाजन व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन जिनका उपयोग व्यक्तियों के निजी स्वामित्व के लिए किया जाता है उनको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। संसाधन जिनका वह संसाधन, ये शॉर्ट हो गया थोड़ा थोड़ा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको थोड़ा। देखिए वह संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, देखिए वह संसाधन जिनका उपयोग व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में किया जाता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे मकान, निजी चारागाह इत्यादि। मकान किसी का निजी का होता है, एक का होता है, वो उसके पर्चा नाम होता है जिससे उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है। अब सामुदायिक संसाधन कौन कौन? सामुदायिक संसाधन दूसरा नंबर इसमें। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन वह संसाधन जो गांवों या शहरों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सामुदायिक पार्क, सामुदायिक चारागाह, सामुदायिक नदियाँ आदि। सामुदायिक संसाधन और व्यक्तिगत संसाधन में देखिए, व्यक्तिगत संसाधन वो होता है किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, और सामुदायिक संसाधन वह होता है जो गांव के सरपंच होता है, जिससे गांव में सामुदायिक भवन हुआ, पंचायत समिति हुई, तो वह सभी के लिए, ना कि एक के लिए। गांव में चारागाह जगह हुई, वो सभी के लिए। गांव में मंदिर हुआ, वो सभी के लिए। जिस प्रकार से सामुदायिक संसाधन देन होते हैं। नंबर 3 देखिए राष्ट्रीय संसाधन। नंबर 3 देखिए राष्ट्रीय संसाधन। नंबर 3 राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन जो राष्ट्र की संपदा है। वह संसाधन जो राष्ट्र की संपदा है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। सरकारी जमीन हुई, नदियाँ, तेल उत्पादित क्षेत्र इत्यादि। वह संसाधन जो एक राष्ट्र के लिए होते हैं, यानी कि राज्य सरकार है तो राज्य सरकार के संसाधन हुए, तो वह संसाधन जो एक राष्ट्र के लिए होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नंबर 4 पे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागर एवं उनके अंतर्राष्ट्रीय आने वाले संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागर एवं उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का प्रयोग बिना अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की अनुमति के नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके प्रबंध का यहाँ तक ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागर एवं उनके अंतर्गत
आने वाले संसाधन अंतरिक्ष संसाधन कहलाते हैं। अंतरिक्ष संसाधनों का प्रयोग बिना अंतरिक्ष संसाधनों की अनुमति के नहीं किया जा सकता है। उनको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष संसाधन कहते हैं। ये हुआ आपका नोट्स। थोड़ा जूम कर लो। इसको अब आप नोट्स बना के कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ाते हैं, नेक्स्ट संसाधन। विकास के आधार पर संसाधनों का विभाजन। विकास के आधार पर संसाधनों का विभाजन 4 प्रकार से किया गया है। विकास के आधार पर संसाधनों का विभाजन 4 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या होते हैं वो पढ़ेंगे अब। संभावी संसाधन वह संसाधन जो विद्यमान तो हैं लेकिन उनके प्रयोग का तकनीकी का सही तरीके से विकास न होने के कारण इनका प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की संभावना है लेकिन इसका प्रयोग पूरी तरह से नहीं किया गया है। वह संसाधन जो विद्यमान तो हैं लेकिन उनका प्रयोग की तकनीकी व सही तरीके से विकास न होने के कारण इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे संसाधनों संभावी संसाधन कहते हैं। जिसकी मतलब संभावना हो, जिस संसाधन को आने की संभावना हो उसको क्या कहते हैं? संभावी संसाधन। नंबर 2 देखिए, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वह संसाधन जिनके प्रयोग के लिए प्रभावी तकनीकी उपलब्ध है। वह संसाधन जिनके प्रयोग के लिए प्रभावी तकनीकी उपलब्ध है एवं उनके प्रयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। विकसित संसाधन कहलाते हैं। इनके लिए मात्रा क्या है कि निर्धारित की जा सकती है। ये इतना है तो इतना ही रहेगा। उनको क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन वह है संसाधन जिनके प्रयोग के लिए प्रभावी तकनीकी उपलब्ध है एवं उनके प्रयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। विकसित संसाधन कहलाते हैं। नंबर 3 पॉइंट देखिए, भंडार। तीसरा भंडार। वह संसाधन जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तो हैं लेकिन सही तकनीकी के विकसित न होने का कारण इनका प्रयोग नहीं हो पा रहा। भंडारण कहलाते हैं। जैसे वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस उपलब्ध है जो कि ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हो सकता है लेकिन सही तकनीकी उपलब्ध न होने के कारण इनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। भंडारण जैसे आप माना किसी भंडारण हुआ, जिस चीज़ अपने पास है तो सही लेकिन वो उपयोग के लिए नहीं है, उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर सकते, तो है किसमें आ गया? भंडारण संसाधन में।
नंबर 4 देखिए, संचित संसाधन। वह संसाधन जिनके प्रयोग के लिए तकनीकी तो उपलब्ध है, यानी टेक्नीशियन तो उपलब्ध है उनके प्रयोग के लिए, लेकिन उनका प्रयोग अभी तक आरंभ नहीं किया गया है तथा वे भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। संचित संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत कई नदियों जल का भंडार है, लेकिन उनसे विद्युत का उत्पादन अभी तक आरंभ नहीं किया गया है, भविष्य में इनके प्रयोग की संभावना है। संचित संसाधन वह संसाधन जिनके प्रयोग के लिए तकनीकी तो उपलब्ध है। जैसे पानी से अपन बिजली बना तो सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, हम उससे बिजली नहीं बना रहे क्योंकि भरपूर नदियाँ हैं, पानी है, खूब है, लेकिन अभी नहीं बना रहे। इससे क्या है, भविष्य में कभी बिजली की कमी आएगी तो क्या है, पानी से बिजली बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए अभी नहीं बना रहे हैं, जिनको क्या कहते हैं, संचित भंडारण कहते हैं। नोट्स, ये लिख लीजिए आप, ये पहला पॉइंट है। ये पहला पॉइंट हुआ। ये दूसरा पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन सारे आप अपने यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तीसरा पॉइंट, और ये अपन का चौथा पॉइंट। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सभी स्टूडेंटों को। गुड बाय।